हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ओरिजिन। मैं पीके पवन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल पीके पवन फिजिक्स ओरिजिन पे। आज मैं 2022 का क्वेश्चन बैंक सोल्व करने वाला हूं। देखो ये इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 है और इसका एनुअल एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन था उसी को मैं डील करने वाला हूँ। लेकिन इसे सॉल्व करने के पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल शायरी बोलना चाहता हूँ। देखो हमारा आज का शायरी क्या है बाबू, बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, है ना। देख लो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देख लो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, पहला क्वेश्चन क्या रहा है ना, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। देख लो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है ना। माध्य शक्ति क्या होता है भाई, देख लो द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है तो उसमें माध्य पावर क्या होगा, है कि नहीं। देखो तुम थ्योरी में पढ़ा होगा, है कि नहीं। थ्योरी का जो सेशन हुआ होगा ना एसी का, उसमें बताया गया होगा भाई कि अल्टरनेटिंग करंट का जो माध्य पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, देख लो जो अल्टरनेटिंग करंट का जो माध्य शक्ति जो होता है, एवरेज जो पावर होता है, तो ये होता है आपका पी ए भी इज इक्वल टू, ध्यान दो, ये होता है आपका वी आर एम एस आई आर एम एस, है कि नहीं, आई इंटू कॉस फाइव। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला होता था आपका पावर का, एवरेज पावर का, है कि नहीं। ये देखो वी आर एम एस क्या है भाई, यानी भी सुनो, आर एम एस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, है ना, वर्ग माध्य मूल मान, है कि नहीं। तो भाई वोल्टेज का आर एम एस वैल्यू और करंट का आर एम एस वैल्यू और इंटू कॉस फाइव, ये हमारा फार्मूला होता था, है ना। ये हमारा फार्मूला होता था पावर का। ओके भाई, अब देख लो ये इससे कौन मैच कर रहा है बताओ। ये हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, देख लो। तो पहला तो नहीं है, देख लो हमारा डी ऑप्शन जो है ना मैच कर रहा है। डी ऑप्शन में देखो ई आर एम एस है, ये ई क्या है, ई एम एफ है कि नहीं। ये जो आपका ई है ना वो ई एम एफ है भाई, विद्युत वाहक बल है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहला का, है कि नहीं। देखो ध्यान दो, देखो अगर इस तरह का क्वेश्चन और भी आता है, क्वेश्चन में दे देगा ना कि आपका करंट का इक्वेशन दिया रहेगा, वोल्टेज का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। वोल्टेज और धारा यानी करंट का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। और वहां पर फाइव निकालने के बाद पावर निकालना रहता है, ठीक है। ध्यान दो, अगर देख लो वोल्टेज और करंट में जनरली तौर पे अगर फाइव का वैल्यू 5/2 आता है तो इसका पावर 0 हो जाता है कि नहीं। तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस फार्मूला से बन सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप पर से एक न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, है कि नहीं। देख लो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देख लो कहता है कि शक्ति गुणांक किसके बराबर होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू। बाबू पावर फैक्टर जो होता है ना किसके बराबर होता है ना। पावर फैक्टर में तो क्या, शक्ति गुणांक। देख लो तो शक्ति गुणांक जो होता है ना भाई, देख लो भाई ध्यान दो, इधर इंपॉर्टेंट है। शक्ति गुणांक जो होता है ना ये आपका बराबर होता है आर बाई जेड के इक्वल, है कि नहीं। आर बाई जेड, यहाँ पर जेड क्या है, इम्पीडेंस कहलाता है कि नहीं। जेड आपका इम्पीडेंस है ना, इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा, ठीक है। प्रतिबाधा जेड के बराबर होता है और ये हमारा शक्ति गुणांक का फॉर्मूला हो गया आर बाई जेड, है कि नहीं। देख लो ये आर बाई जेड हो गया शक्ति गुणांक का फॉर्मूला, है कि नहीं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन में देख लो, देखो 2022 में ना एसी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था, है कि नहीं। एसी का जो ऑब्जेक्टिव था ना 2022 में ज्यादा पूछा गया था, है ना। और 2022 में एसी का क्वेश्चन आया था और एसी का क्वेश्चन हमेशा आता है। जो अल्टरनेटिंग करंट का जो चैप्टर है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि नहीं। अब देख लो तो भाई एलआर परिपथ का कलांतर पूछ रहा है, एलआर फेज डिफरेंस इन एलआर सर्किट। एलआर का मतलब क्या होता है भाई, एलआर का मतलब है, सुन लो, एल का मतलब क्या होता है इंडक्टेंस और आर का मतलब क्या, रेजिस्टेंस, है ना। यानी जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा। इंडक्टेंस किसको बोलते हैं भाई, इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, सुन लो, इंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, तो प्रेरकत्व बोलते हैं। और रेजिस्टेंस को बोलते हैं क्या, प्रतिरोध बोलते हैं। अगर प्रेरकत्व और प्रतिरोध का सर्किट है तो उसके लिए आपका कलांतर क्या होगा भाई, फेज डिफरेंस का वैल्यू पूछ रहा है ना। तो सुनो, तो इसके लिए जो कलांतर होता है ना वो होता है आपका tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर, है कि नहीं। देख लो, देखो कलांतर जब भी हम निकालते हैं भाई, कलांतर फेज डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो फेज डिफरेंस जो है ना tan इनवर्स में आपका होता है कि नहीं। देख लो यहाँ पे tan इनवर्स में हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब हम लोग एल आर का बात करेंगे तो इसका आपका कलांतर हो जाएगा ओमेगा एल बाई आर,
है कि नहीं। इसी तरह से हर एक देखो एलआर का अलग हो जाता है, आरसी का अलग होता है, बाकी का अलग हो जाएगा, एलसीआर का अलग हो जाता है कि नहीं। तो सबका कलांतर को याद रखना है, कलांतर अगर आप पढ़ोगे तो ये आपका एलआर सर्किट का आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4th नंबर क्वेश्चन। अब बाबू कह रहा है ना कि ट्रांसफॉर्मर अगर रहेगा ना, ट्रांसफॉर्मर में परिणमन अनुपात का मान कितना होता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है ट्रांसफॉर्मर में। ओके, तो बाबू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को ना देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर का फॉर्मूला होता है एन एस बाई एन पी, है कि नहीं। और इसको लिख सकते हैं वी एस बाई वी पी। तो यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, परिणमन अनुपात होता है, ठीक है। देख लो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर के लिए और स्टेप डाउन यानी ऊंचाई के लिए और अपचाई के लिए आर का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। अगर स्टेप अप का बात होगा तो आर का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा, स्टेप डाउन के लिए आर का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लिख सकते हैं हमारे ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान होता है वी एस बाई वी पी। ओके, वी एस क्या है भाई, सेकेंडरी का वोल्टेज है यानी द्वितीय कुंडली का वोल्टेज है, और वीपी क्या है, प्राइमरी का वोल्टेज है यानी प्राथमिक का वोल्टेज है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आरसी का बीमीय सूत्र क्या होगा। देख लो आरसी का मतलब क्या होगा बताओ। आर का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, है कि नहीं। आर मतलब रेजिस्टेंस और सी मतलब कैपेसिटेंस, मतलब प्रतिरोध और धारिता। अगर प्रतिरोध और धारिता कहीं पर है और दोनों को अगर गुणा करते हैं, है कि नहीं, तो भाई प्रतिरोध और धारिता का बीमीय सूत्र अगर निकालेंगे तो कितना आएगा। देखो बाबू ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। बेसिकली अगर प्रतिरोध का बीमा रखोगे, धारिता का बीमा रखोगे ना, दोनों का जब बीमा तुम पुट करोगे, जब कैलकुलेट करोगे ना बाबू, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा M0L0T0। मतलब जब प्रतिरोध और धारिता के बीमा को जब हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर टी के बराबर आता है यानी टाइम के इक्वल आता है। बाकी सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, हमारा टी आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा आरसी का बीमीय सूत्र हो गया, है कि नहीं। देख लो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देख लो डी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। अब देख लो अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, है ना, ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, है ना। ध्रुव प्रबलता मैग्नेट का एक टॉपिक है, ठीक है। मैग्नेट में तुम पढ़ा होगा, चुंबक में ध्रुव प्रबलता का नाम सुना होगा, इसको हम लोग इंग्लिश में पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। भाई पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है ना वो एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर सबको पता होगा, है कि नहीं। एम्पियर मीटर देख लो ये आपका हो गया पोल स्ट्रेंथ का मात्रक एम्पियर मीटर, है कि नहीं। अब देख लीजिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना, सुनो 7 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य होता है, ठीक है। वर्क डन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेट विक्षेपित हो रहा है, डिफ्लेक्टेड हो रहा है, ठीक है ना। अगर समरूप चुंबक के क्षेत्र में कोई मैग्नेट डिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसके लिए जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होता है ना MB1 माइनस कॉस थीटा। देख लो ये करेक्ट आंसर है भाई, MB1 माइनस कॉस थीटा, है कि नहीं। ये जो हमारा आंसर आता है वर्क डन का 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर आ जाता है कि नहीं। ध्यान दो इधर। अब देख लो अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहा है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है, 8 क्वेश्चन क्या रहा है बाबू, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए सही है ना। यानी कौन सा जो संबंध है ना मास एंड एनर्जी के लिए करेक्ट है, ठीक है। अगर मास और एनर्जी के फॉर्म में कौन सा फॉर्मूला सही है, देख लो। तो भाई ये देखो मास और एनर्जी का जो रिलेशन है ना वो आइंस्टीन ने दिया था, है कि नहीं। आइंस्टीन का एक इक्वेशन है भाई E=mc²। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, है कि नहीं। अब देख लो तो यहां से अगर ये देखो ये किस में मैच कर रहा है बताओ, ये आपका मैच किस में कर रहा है। देख लो भाई ये जो है ना mc² के बराबर, देख लो ये हमारा आंसर सी में मैच कर गया भाई। तो ये हमारा 8 का आंसर बिल्कुल सी करेक्ट आंसर है। अब कह रहा है सही कौन है, करेक्ट कौन है, मास एनर्जी रिलेशन में कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है कि नहीं। तो भाई ये तब ये सब इनकरेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो ध्यान दो, सुनोगे देख लो वही क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट फॉर मास एनर्जी, है कि नहीं। आंसर कौन था इसका, सी था। देख लो सी इसका आंसर था, है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, 9 है। 9 क्वेश्चन में क्या कर रहा है सुन लो, 9 क्वेश्चन में कर रहा है ना बाबू, दशमिक संख्या 8 की द्विआधारी संख्या कितना होगा, है ना।
यानी डेसिमल नंबर 8 का बाइनरी नंबर पूछ रहा है। बाइनरी नंबर क्या होगा? देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि जो डेसिमल नंबर होते हैं ना तो उसका आपका जो बेस है ना वो 10 होता है, ठीक है। डेसिमल नंबर की संख्या 10 होते हैं और बाइनरी में केवल 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1 होते हैं। तो बाइनरी में टोटल को ना 0 और 1 में कन्वर्ट करना रहता है। अगर किसी भी संख्या को तुमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल का मतलब क्या हो गया कि आपका जैसे डेसिमल तो क्या दाशमिक संख्या है कि नहीं। तो दाशमिक संख्या का मतलब क्या हो गया कि 0 से लेकर 9 तक जो है ना दाशमिक संख्या है, यानी 10 टोटल उसका काउंटिंग करेंगे तो 10 हो जाएगा, है कि नहीं। 0 से 9 तक कितना 10 संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, अब बाइनरी में केवल 2 ही संख्या होता है, 0 और 1। ये 0 और 1 कौन संख्या है? बाइनरी संख्या है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई अब बाइनरी का जो बेस होता है ना वो 2 होता है इसलिए, और जो आपका डेसिमल जो है ना जो दाशमिक है ना उसका बेस 10 हो जाता है। अब देख लो 8 को हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। देख लो ये 8 है तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं देख लो भाई। अब देखो जब भी किसी को बाइनरी में कन्वर्ट करना रहेगा तो हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देख लो 2 से डिवाइड करेंगे भाई तो ये कितना हो जाएगा? 4 बार में ये हो जाएगा कितना? 4 बार में हो जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, और इसका कितना बचेगा? 0 बचेगा, कुछ नहीं बचा, है कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो, सुनोगे। अब देख लो फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 4 हो जाएगा, फिर 0 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, है कि नहीं। फिर देख लो 1 से डिवाइड कर, सॉरी 2 से करेंगे डिवाइड, यहाँ 1 बचेगा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा बताओ? 0 बचेगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत? देख लो यहाँ पे तो आप एक को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 आएगा। देख लो शुरू से चलता है, अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 8 आ जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अब फिर 2 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई तो आपका 4 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर 1 को 2 से करेंगे तो 2 आएगा। अब तो यहाँ पे लगेगा नहीं, है कि नहीं। जब तक 1 नहीं आ जाता है ना तब तक आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे और जब तक 1 नहीं आएगा करते रह जाना है, ठीक है। 1 या 0 आना चाहिए, है कि नहीं। मतलब टोटल जो नंबर है ना 1 और 0 में कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। तो ये बाइनरी सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देख लो जो भी आपका रिजल्ट आता है ना बाबू, तो आप देखो इस तरह से, देखो इधर से आपको आंसर लिखना है। जैसे हमको 8, सुनो 8 क्या था? डेसिमल सिस्टम था, तो 8 को हम लिखेंगे इस तरह से। देख लो 8 का घात कितना? 10 हो जाएगा। 8 का आपका बेस कितना? 10 होगा, क्योंकि इसमें 10 नंबर होते हैं और इसको डेसिमल, इसको बदलना है बाइनरी में, तो कितना लिखेंगे? 1 0 0 और 0 और कितना बेस कितना? 2। ये बाइनरी सिस्टम देख लो 1 0 0 2, है कि नहीं। हमको इधर से जाना है भाई ऊपर। जब भी किसी भी क्वेश्चन को तुम बनाओगे ना तो तुमको नीचे से ऊपर जाना है, 1 0 0 0, है ना। अगर मान लो कुछ और भी आता तो कुछ और भी लिख देते। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया भाई, है ना। तो हमारा आंसर कौन है भाई इसमें? देख लो ए आंसर करेक्ट आंसर है। देख लो ये हमारा ए आंसर हो गया। 8 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा आंसर कौन आता है? इतना आता है, ठीक है। अब देख लो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 10th में क्या कर रहा है? देख लो नैंड गेट, है ना। देखो नैंड गेट दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है नैंड गेट का संकेत क्या होता है? नैंड गेट इसमें से कौन है? ठीक है, देख लो गेट जो है ना आपका जो लॉजिक गेट है वो 4-5 तरह के लॉजिक गेट होते हैं, ठीक है। तो आपको समझना क्या भाई, ये जो आपका फिगर है ना, देख लो ये फिगर जो है ना एंड गेट का फिगर है। देख लो एंड गेट का फिगर इस तरह से होता है, ठीक है। और देख लो ये ये और गेट का फिगर है, ठीक है। ये और गेट का फिगर है बाबू। और ये जो है ना ये आपका एंड गेट का फिगर है, ठीक है। ये एंड गेट का है और ये नॉट गेट का है, ओके। ये हो गया और एंड नॉट। और जब भी बनाना रहेगा तो इसी तरह से बनाएंगे, है कि नहीं। देख लो अब देख लो हमको कह रहा है कि अब नैंड गेट का पूछ रहा है। तो नैंड गेट जो होता है ना, नैंड गेट अगर हमको निकालना है भाई तो नैंड गेट जो होगा ना भाई, नैंड एंड प्लस नॉट से मिलकर बनता है, ठीक है। नैंड इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? एंड गेट प्लस नॉट गेट, ओके। एंड गेट का कितना हो जाता है भाई? देख लो एंड गेट का तो ये होता है सिंबल, है कि नहीं। ये एंड गेट का है और इसी में अगर हम इस तरह से जोड़ेंगे तो ये नॉट गेट का भी हो जाएगा। तो दोनों का ये आपका कॉम्बाइंड हो गया सिंबल। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, है कि नहीं। गेट का क्वेश्चन अगर पूछता है तो गेट बड़ा सिंपल है ना। तुमको ये भी पता होना चाहिए कि आपका, सुनो ये भी पूछता है कि बेसिक गेट कौन कौन होता है। तो और एंड और नॉट ये 3 बेसिक गेट होता है और उसी से मिलकर सब बनता है, ठीक है। नैंड जो है ना वो एंड और नॉट से बनता है। और जो कोई यहाँ पर एक नॉर गेट आता है तो नॉर गेट जो है ना बाबू और नॉट से बनता है, ठीक है। और नॉट को मिलाओगे तो नॉर गेट बन जाएगा। और नैंड किससे बनता है? एंड और नॉट से बनता है। क्लियर? आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा बाबू? डी आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो अब 11 में क्या था बाबू
कि अर्ध, सुनो, अर्ध अर्ध आयु है ना, अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट के बीच क्या संबंध होता है। हाफ लाइफ को हम लोग टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, देख लो ये हमारा टी हाफ है, ठीक है, और डीके कांस्टेंट को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भाई अब रिलेशन कौन सा है इसमें, तो देखो टी हाफ जो होता है ना 0.693 बाई लैम्डा के इक्वल हो जाता है, ठीक है। जो टी हाफ आपका होगा यानी हाफ लाइफ जो होगा ना अर्ध आयु, वो 0.693 बाई लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। देखो 2022 में जो क्वेश्चन पूछा था ना वो ज्यादा हार्ड नहीं था, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, है कि नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस जब करना है तो फिर पूरे सेट को बनाना है। 2022 से लेकर 2009 तक जो भी क्वेश्चंस है ना उसको तुम बनाओ, एक बार शुरू से लेकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। और बनाना है ना भाई तो उस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन है ना सबको लेके चलना है ना। देखो रिवीजन हम कर रहे हैं, है कि नहीं, रिवीजन जब करेंगे ना तो एक एक कंसेप्ट को हम लोग लेकर चलेंगे तभी रिवीजन होता है। थ्योरली अगर रिवीजन करना है भाई तो उस पर जो भी क्वेश्चन बन रहा है उसको हमको लेके चलना पड़ेगा, तब क्लियर रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो, सुनोगे। अब क्या कर रहा है, सुनो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा आपका कौन, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, है कि नहीं, देख लो। अब 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना निम्नलिखित में से कौन अल्फा कण के लिए सही है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए कौन सही है कौन गलत है, देख लो। तो भाई अल्फा पार्टिकल कहते किसको है, देख लो अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं, जो अल्फा पार्टिकल होता है ना तो ये आपका 2He4 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी अल्फा पार्टिकल जो है ना हीलियम के नाभिक को ही अल्फा कण कहते हैं। अल्फा कण किसे बोलते हैं, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहा जाता है। जो अल्फा कण होता है ना हीलियम को नाभिक को ही कहा जाता है, ठीक है भाई। आप देखो यहाँ पर कौन आंसर होगा, तो हीलियम का नाभिक हमारा सी आंसर हो जाएगा, देख लो हीलियम न्यूक्लियस, है कि नहीं, हीलियम न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के लिए हीलियम का नाभिक करेक्ट आंसर है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देख लो निम्नलिखित में से कौन समीकरण सही है ना, जो समीकरण दिया हुआ है बाबू उसमें से कौन इक्वेशन सही है, ठीक है भाई, कौन करेक्ट इक्वेशन है। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको देखना क्या है ना कि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, है ना, जो भी तुम क्वेश्चन बनाते हो इक्वेशन का, ठीक है, तो इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और ये भी देखना है ना कि जब इक्वेशन को हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो टूटता किस चीज में है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर यूरेनियम 238 है ना, यूरेनियम 238 का मतलब क्या हो गया कि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो 92 होता है और जो मास नंबर है ना वो 238 होता है, ठीक है। यूरेनियम के और समस्थानिक भी होते हैं, उसके आइसोटोप्स भी होते हैं, 235 उसका समस्थानिक भी है, ठीक है। देख लो तो यहाँ पर बात हो रहा है 238 का। अब देख लो तो यूरेनियम को जब हम लोग ब्रेक करते हैं भाई तो किस में बढ़ता है, देख लो तो यूरेनियम को जब ब्रेक करेंगे तो देख लो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, थोरियम में, है ना, थोरियम प्लस अदर पार्टिकल बन जाएगा। यूरेनियम को जब हम लोग ब्रेक करते हैं ना, जब उसका डीके होता है ना भाई, जब क्षय होता है ना तो वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और थोरियम के बाद और भी पार्टिकल बनेगा, है कि नहीं। देख लो अब यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर तो ये तो आंसर होगा नहीं, देख लो ये तो बैलेंस नहीं है कि नहीं, तो गलत हो गया ऐसे ही। अब ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी बैलेंस नहीं है कि नहीं, तो ये तो भाई गलत आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लो ये बैलेंस है लेकिन यूरेनियम को ब्रेक करने पर यूरेनियम बन गया है, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। यानी हमारा रियल आंसर कौन हो जाएगा भाई, थोरियम 234 प्लस हीलियम 24। देख लो ये 3 4 और 4 यानी 238 ऊपर में भी हो गया भाई और नीचे में 92 हो गया और यहाँ पर भी 238 और 92 हो गया, तो ये बैलेंस भी है और थोरियम में कन्वर्ट भी हो रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, देख लो यानी हमारा ये बी आंसर करेक्ट आंसर है। ओके, अब देख लो, ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, कह रहा है कि निम्नलिखित में से बायो सवर्ट्स के लिए कौन सही है कौन गलत है। बायो सवर्ट्स लो, देखो बायो सवर्ट्स लो तुम पढ़ा होगा, तो बायो सवर्ट्स लो से फॉर्मूला क्या आता है बाबू, डीवी बराबर होता है μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, ये हमारा बायो सवर्ट्स का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख लो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है कि नहीं। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो भाई वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ना सुनो हमको आर, सुनो इसके आर कैप से मल्टीप्लाई करना होता है, आर कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आर कैप से मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई तो ये हो जाएगा डीबी वेक्टर इज इक्वल टू μ0, ध्यान दो μ0/4 पाई, है कि नहीं।
और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा इंटू आर कैप को ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, आर कैप को ब्रेक करेंगे तो आर वेक्टर बाई आर होता है। ओके, आर वेक्टर बाई कितना आर हो जाएगा। अब यहां से देख लो डीवी का वेक्टर फॉर्म कितना आ गया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, इसको लिख सकते हैं डीएल क्रॉस आर, क्या लिख सकते हैं बाबू, डीएल क्रॉस आर, और बाई कितना आर क्यू है कि नहीं। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया बायो सावर्ट्स लॉ का। बायो सावर्ट्स लॉ का अगर वेक्टर फॉर्म पूछता है ना, देखो किसी भी अगर कोई लॉ है, ठीक है, जैसे कुलम्स लॉ भी होता है कि नहीं, ये बायो सावर्ट्स लॉ है। अगर किसी लॉ का वेक्टर फॉर्म पूछेगा ना तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, जो लॉ है ना उसमें यूनिट वेक्टर से यानी एकांक सदिश से गुणा कर देना है। ठीक है, आपको पता है कि एकांक सदिश का वैल्यू 1 के बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो अगर गुना करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमको डायरेक्शन भी मिल जाएगा, दिशा भी मिल जाएगा, है कि नहीं। तो भाई इसको तोड़ेंगे तो आर वेक्टर भाई कितना आर के इक्वल है। ठीक है, अब फिर इसको जब तोड़ेंगे भाई तो डीएल आर साइन थीटा डीएल क्रॉस आर हो गया, अब भाई में आर क्यू हो गया। तो भाई आंसर कौन होगा बताओ, डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू कौन आंसर है, देख लो ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है ना, जो सी है ना भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन बायो सावर्ट्स लॉ, है ना। तो बायो सावर्ट्स के लिए सी आपका करेक्ट आंसर है, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यू, है कि नहीं। देख लो, अब देख लो ये 14 क्वेश्चन था, है कि नहीं। 14 का आंसर कौन होगा बाबू, सी आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दो 15 में क्या कहता है भाई, तो 15 में कह रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है ना, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना होगा, है कि नहीं। तो भाई देख लो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला आता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू, है कि नहीं। यानी एकांक, सुनो, एकांक आवेश के कारण जो बल लगता है ना उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं, तो वो इंटेंसिटी कहलाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा एफ बाई क्यू। अब देख लीजिएगा 16 में क्या कहता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। देख लो आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछ रहा है, ध्यान दो, ये आपका चार्ज का सुनो सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कि भाई आवेश का पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। देख लो भाई इसके लिए मैं तुमको 3 चीज बताता हूँ। ठीक है, देखो पहला तो होता है लैम्डा, दूसरा होता है सिग्मा, तीसरा होता है रो। ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं लैम्डा को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये हो जाता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, है कि नहीं, सतह आवेश घनत्व, और ये हो जाता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आपका आयतन आवेश घनत्व। इसके लिए फॉर्मूला होता है क्यू बाई एल, इसके लिए होता है क्यू बाई एरिया, इसके लिए होता है क्यू बाई वी। ये एल क्या है, लेंथ है, लंबाई है, ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल है, आपका भी क्या है, वॉल्यूम है, आयतन है। ठीक है, अब देखो यहीं से तुम किसी भी फॉर्मूला को निकाल सकते हो। अगर यहाँ से तुमको कोई मात्रक भी पूछेगा ना तो यहाँ से तुम मात्रक भी निकाल सकते हो। देखो इसका तो फॉर्मूला तीनों का हो गया इतना, है कि नहीं। अब अगर पूछेगा कि लैम्डा का मात्रक क्या होगा भाई, तो कूलम बाई मीटर, कूलम बाई मीटर स्क्वायर, कूलम बाई मीटर क्यूब, है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा भाई, आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए कौन सही है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया। देख लो ये हमारा ए आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखो अगर तुमको क्वेश्चन बना रहे हो ना तो उस पर जितना क्वेश्चन बनेगा ना उसको लेके चलना है। देखो आप जरूरी नहीं है ना कि यही क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, है कि नहीं। एग्जाम में तो और भी क्वेश्चन दूसरे ही पूछ सकते हैं। तो हमको क्या है ना कि उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस को कंसिडर करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हो तो तुम्हारा तैयारी बेहतर हो जाएगा। देखो अभी तो तैयारी बेहतर होगा ही बाबू, जब तुम बाद में जब 12th क्रॉस कर जाओगे, 12th पास कर जाओगे ना, उसके बाद तुमको इसका अलग मजा आएगा। ठीक है, देखो एक नॉलेज होता है ना, एक नॉलेज जो है ना, आदमी के पास अगर नॉलेज है ना तो वो उसका एक पावर होता है। ठीक है, तुम जो है ना एक भीड़ में अगर तुमको एक पहचान बनाना है, अगर मान लो कि कहीं पे भीड़ है भाई, हजारों का भीड़ है और हमको अगर पहचान बनाना है या फिर अलग दिखना है तो वो नॉलेज ही होता है। नॉलेज के दम पे तुम अलग दिख सकते हो। बाकी कोई आपके पास ये नहीं है कि आप अगर सूट बूट पहन के चले जाइए तो आपको अलग दिखे भाई, अब वो फैक्टर नहीं है, नॉलेज फैक्टर होता है ना। किसी भी चीज़ में अपने आप को एकदम स्ट्रांग बना लेना है। ठीक है, तो चाहे एग्जाम हो या फिर कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन जो है ना एक पावर है कि नहीं। तो वो आपको एकदम हासिल कर लेना है, अपना मेहनत के दम पे हासिल करना है कि नहीं। ध्यान दो, अब क्या है भाई 17 में क्या कहता है, सरफेस डेंसिटी तो हो गया, इसका तो आंसर हो जाएगा क्यू बाई एरिया, है कि नहीं। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब देखिएगा 17 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सुनो 17 क्वेश्चन कह रहा है कि गोलीय संधारित्र के लिए धारता क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो, देखो गोलीय संधारित्र आपको पढ़ाया गया था भाई। गोलीय संधारित्र में ना 2 स्फेरिकल कंडक्टर होते हैं। ठीक है, देख लो ये हो गया पहला कंडक्टर,
ये पहला कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर होता है, ठीक है। और देख लो, और सुनो, पहला को चार्ज दिया जाता है और दूसरा को अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ध्यान दो, अब देख लो, अब कह रहा है कि भाई पहला का रेडियस r मान लिया, दूसरा का रेडियस स्मॉल r मान लिया, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में अब कह रहा है ना कि इसका फार्मूला क्या होगा, धारिता का, कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा। अगर कोई स्फेरिकल कंडेंसर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो भाई कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा ना बाबू, देखो इसके लिए हो जाएगा r इंटू आर बाई आर माइनस आर, है कि नहीं। देख लो, r इंटू आर बाई आर माइनस आर, और आगे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर इसका, सुनो, इसका रेडियस अगर a होता है, इसका रेडियस अगर b होता है ना, तो क्या लिखते हैं, a इंटू बी बाई बी माइनस ए, है कि नहीं। देख लो, ये r माइनस आर हो जाएगा, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो, सुनोगे। अब देख लो, अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि μ1, देख लो इस तरह से एक टर्म लिखा हुआ है, देख लो टर्म का नाम क्या है, सुनो μ12 है, इसको हम लिख सकते हैं μ21 इस तरह से। देख लो, अगर कोई ऐसा लिखा हुआ है ना तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम पढ़ते क्या है भाई, म्यू जो है ना अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं। तो भाई इसका मतलब क्या, दूसरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पहला के रिस्पेक्ट में, जो पहले रहता है उसका होता है, जो बाद में तो उसके रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो भाई देख लो, तब अगर इसको फार्मूला में लिखना है तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा, ठीक है भाई। जो पहले रहेगा उसको ऊपर लिखते हैं, जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, तो μ2 बाई μ1 आंसर हो गया है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता बाबू, कह रहा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। भाई रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखो रेटिना जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है, ठीक है। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ठीक है। और आपको पता है कि रेटिना जो है ना आई का सबसे बैक भाग होता है, ठीक है, नेत्र का सबसे बैक भाग होता है रेटिना, ठीक है। यहाँ से और भी क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको पता है कि देखो यहाँ पर टॉपिक पढ़ना है दृष्टि दोष, ठीक है। देखो दृष्टि दोष यहाँ पर पढ़ना रहेगा तुमको, और दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। ये आपका हो गया डिफेक्ट ऑफ क्या, विजन हो गया, ठीक है भाई। तो देखो डिफेक्ट ऑफ विजन में ना 4 तरह का दृष्टि दोष होता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। तो भाई उसको दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का चश्मा यूज करते हैं, ये बार बार आता है एग्जाम में, ठीक है। और दूसरा होता है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष, उसको दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा यूज करते हैं, ठीक है। और फिर होता है आपका प्रेस बायोपिया, है ना, यानी जरा दृष्टि दोष, उसको दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, दोनों लेंस से बने चश्मा, यानी उत्तल और दोनों यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है अबिंदुकता, है ना, उसको एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, सिलिंड्रिकल लेंस, है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन आता है बार बार यहाँ से, ठीक है, उसको आप दिमाग में रखिएगा भाई। और सुनो एक बात और, जो नेत्र का जो लेंस होता है ना, नेत्र का लेंस जो होता है ना भाई, वो उत्तल लेंस होता है। जो नेत्र का जो लेंस आगे वाला हो रहा है ना, वो उत्तल लेंस है, ठीक है, उसका एक्टिविटी उत्तल लेंस जैसा होता है, ठीक है। और सुनो नेत्र के फ्रंट पार्ट को कॉर्निया बोलते हैं भाई, और कॉर्निया में कोई स्क्रैचिंग नहीं आता है। देखो दुनिया में जितना भी चीज है ना सब में स्क्रैचिंग आता है, लेकिन कॉर्निया में कभी स्क्रैचिंग नहीं देखा होगा। जो आंख का सबसे फ्रंट पार्ट है ना उसको कॉर्निया कहते हैं, और कॉर्निया में कभी स्क्रैच नहीं होता है, ठीक है, नॉन स्क्रैचेबल है। तो ये सब चीज यहाँ पे आपको याद करना है, एक बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। अब कहता है खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होगा। देख लो भाई, खगोलीय दूरबीन का मतलब क्या है भाई, खगोलीय दूरबीन का मतलब क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आवर्धन क्षमता क्या होगा, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है कि नहीं। तो इसका जो आवर्धन क्षमता होगा ना एफओ बाई एफई के इक्वल हो जाएगा माइनस में, है ना, एफओ बाई एफई यानी हो जाएगा आंसर नंबर बी, है कि नहीं। चलो 21 में आता है, देख लो कुछ क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको बस जैसे ही बताते जाएंगे तुरंत। निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है, ठीक है, इंद्रधनुष, है ना, यानी रेनबो के लिए, रेनबो के फॉर्मेशन के लिए कौन सा काउज सही है। रेनबो कैसे बनता है, इंद्रधनुष को ही रेनबो कहा जाता है कि नहीं। देखो रेनबो जो है ना 3 तरह के घटनाओं से मिलकर बनता है, ठीक है, डिस्पर्सन यानी आपका वर्ण विक्षेपण, ठीक है, और फिर हो गया आंतरिक परावर्तन यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर हो गया आपका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। 3 तरह के घटना से मिलकर रेनबो का निर्माण होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो बात है ना, देखो जब सन से लाइट चलता है, जो सूर्य से प्रकाश का किरण आया किसी वर्षा के बूंद पर पड़ा, ठीक है, तो उसका जो है ना डिस्पर्सन होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है। तो रियली में जो है ना उसी के फिनोमेना पर ही काम करता है, सॉरी उसी के प्रिंसिपल पर काम करता है, उसी के सिद्धांत पर काम करता है। तो अब यहाँ पर क्या करे भाई, निम्नलिखित में से उसके निर्माण का कारण कौन है भाई, तो इसका कारण तो सी ही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण, है कि नहीं।
कारण वही है, मतलब जब सूरज का प्रकाश पड़ता है किसी वर्षा के बूंद पे ना, तो वर्षा के बूंद जो है ना जो वर्षा के बूंद में ना सूरज का प्रकाश 7 रंग में डिवाइड हो जाता है भाई, यानी उसका वर्ण विक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंद्रधनुष भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। अगर हमको इंद्रधनुष देखना है ना भाई, तो हमारा पीठ सूरज की ओर होना चाहिए, है कि नहीं। जब सूरज की ओर पीठ रहेगा तभी हम इंद्रधनुष देख पाएंगे, है कि नहीं। और उसका कारण है डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपन, और 3 तरह के घटना उसके अंदर शामिल होता है। जैसे लाइट जाएगा उसके अंदर तो 3 तरह का घटना होगा, है कि नहीं। वो तीनों घटना मैंने आपको बता दिया, है कि नहीं, ध्यान दो। और 2 तरह का इंद्रधनुष होता है भाई, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। और सुनो, जो प्राइमरी रेनबो है ना, ये देखो पूछता है एग्जाम में बार बार, देख लो। जो प्राइमरी होता है ना, द्वितीय जो प्राथमिक होता है ना, उसके बाहर का कलर जो है लाल होता है, और अंदर का जो कलर है ना, यानी बाहरी भाग का कलर लाल होगा, और अंदर का होगा क्या, बैंगनी होगा, ठीक है। और जो सेकेंडरी होगा ना, उसके बाहर का कलर हो जाएगा बैंगनी और अंदर का लाल हो जाएगा। ये सब दिमाग में रखना है। कोणीय वर्ण विक्षेपण जो है ना, प्राथमिक के लिए होता है आपका कितना, 2 डिग्री, लेकिन जो द्वितीयक है ना, तो उसके लिए 3 डिग्री या फिर कहीं कहीं 4 डिग्री भी देता है, ठीक है। ये सब बात दिमाग में रखना है आपको, ओके। अब देख लो क्या क्वेश्चन कर रहा है, सुनो। 21 का आंसर हो गया भाई, डिस्पर्सन हो गया, है कि नहीं। ये डिस्पर्सन इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं, ध्यान दो। और 22 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। भाई यहाँ पर देख लो, हमारे पास ऑप्शन 4 है, ठीक है। और इस 4 ऑप्शन के आधार पे हमको बताना है कि कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है, ठीक है। अब देख लो, तो भाई देख लो, अब यहाँ पर आपको पता है कि प्रकाश भी एक तरह का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लाइट वेव्स जो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है। एक्स किरणें भी तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। इंफ्रारेड भी विद्युत चुम्बकीय तरंग में आता है, ठीक है। अब नहीं कौन है, तो साउंड विद्युत चुम्बकीय तरंग में नहीं आता है, ठीक है। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब होता है कि जो मीडियम से ना प्रभावित नहीं हो, जो माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, जो मीडियम से डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो साउंड तो मीडियम पर डिपेंड करता है भाई, तो साउंड विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, यानी ध्वनि जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग में नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो 23 में क्या कहता है कि भाई हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है। देख लो, हीरा के लिए जो क्रांति कोण होता है ना बाबू, वो 24.41 डिग्री होता है, ठीक है। 24 पॉइंट कितना 41 डिग्री, और हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.4, ठीक है। ये तो आपका मी हो गया, 2.4 होता है, ये भी याद रखना है दिमाग में। ये क्रांति कोण का मान है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कि हीरा क्यों चमकता है। तो हीरा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना होता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, तो जो आई का वैल्यू है ना, वो क्रांति कोण से ज्यादा हो जाता है, थीटा सी से बढ़ जाता है, यानी आई ग्रेटर देन थीटा सी, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या करा है, फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होगा। देख लो, जो फोटोन का एनर्जी जो है ना किसके बराबर होता है बाबू, तो फोटोन का जो एनर्जी है ना, ये होता है h इंटू न्यू के इक्वल। ये E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन का ऊर्जा, और H क्या है भाई, प्लांक्स कांस्टेंट। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। इसको प्लांक नियतांक भी कहा जाता है, ठीक है। और ये न्यू क्या है, आवृत्ति है भाई, इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। देखो ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये भाई फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू, है ना। यानी हमको अगर फोटोन का एनर्जी निकालना रहेगा ना, तो इस फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका जो वैल्यू होता है ना 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड, ये याद रखना है दिमाग में। देख लो, ये बार बार पूछता भी है कि प्लांक नियतांक का वैल्यू कितना होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता है, तो 6.63 गुना 10 के पावर -34 जूल सेकंड होता है, ठीक है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करे भाई, ये तो h इंटू न्यू हो गया इसका आंसर, है कि नहीं। इसका आंसर क्या हो गया, h इंटू न्यू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता किसके बराबर होगा। चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता, देख लो, जो चुंबकन क्षेत्र का तीव्रता को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का इंटेंसिटी किसके इक्वल होगा, ठीक है भाई। तो ये जो है ना आपका B0 बाई मी नोट के इक्वल हो जाएगा, है ना। दिस इज द करेक्ट आंसर, B0 बाई क्या, मी नोट, है कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन में कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है ना। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है भाई, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। देख लो, तो भाई देखो तुमको हम एक बात बताते हैं। देखो, जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है ना, उसमें आपका जो वोल्टेज जो होता है ना, सेकेंडरी का ज्यादा होता है, किससे, प्राइमरी से ज्यादा होता है, ठीक है। यानी द्वितीयक का वोल्टेज ज्यादा होता है प्राइमरी से, प्राथमिक से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर हो जाएगा बी,
ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। और जब देखो यहाँ पे जब बात आता है आपका, सुनो देखो यहाँ पर जब बात आता है किसका, नंबर ऑफ टर्न का, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न भी ज्यादा होता है सेकेंडरी का किससे, प्राइमरी से, ठीक है। देख लो बात समझिए, है कि नहीं। सेकेंड आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर का बात हो रहा है, स्टेप अप का बात हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अब चलो चलो ध्यान दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई यहाँ पे, है ना। लेकिन जो करंट होता है ना भाई, वो सेकेंडरी का जो करंट है ना लेस देन होता है प्राइमरी से। स्टेप अप का बात हो रहा है ना, ऊंचाई ट्रांस, देखो यहाँ पे 3 चीज हम सीख गए, है कि नहीं। जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर रहेगा ना, तो जो आपका वैल्यू है ना वो VS ज्यादा होगा VP से, यानी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा सेकेंडरी का प्राइमरी से। स्टेप अप का बात हो रहा है, स्टेप अप यानी ऊंचाई, है कि नहीं। और जो करंट है ना भाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का करंट कम होता है, सॉरी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में करंट का वैल्यू कम होता है, सुनो सेकेंडरी का करंट कम होता है प्राइमरी के रेस्पेक्ट में, है कि नहीं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम बना सकते हैं, है कि नहीं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते भी है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। देख लो 27 क्या कहता है, तो भाई दृष्ट धारा के लिए जब बात हो रहा है डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, है ना। डायरेक्ट करंट के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का मान क्या होगा, है ना। प्रेरणिक प्रतिघात का मतलब क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो भाई डायरेक्ट करंट के लिए प्रतिघात का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। देख लो कोई प्रतिघात नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सुनो डायरेक्ट करंट में, है कि नहीं, कोई प्रेरणिक प्रतिघात नहीं होता है, ठीक है भाई। ये आंसर कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो ये हमारे आंसर कौन हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सुन लो। 28 नंबर क्वेश्चन में करा है बाबू कि धारावाही कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्ण होता है। देख लो विद्युत चुम्बकीय घूर्ण का जो फॉर्मूला होता है ना, M = I × A होता है, ठीक है भाई, क्लियर। M = I × A होता है, ठीक है। अब N अगर N टर्न रहेगा, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितना होता है, देखिए को है क्या गेट में, हेलो लेकिन सुनो अगर सुनो तो इसके लिए अगर M निकालेंगे ना N टर्न के लिए, तो हो जाएगा NIA, कितना हो जाएगा बाबू, NIA। ये हमारा रियल आंसर हो जाएगा NIA, है ना। तो A इज द करेक्ट आंसर भाई। सुन लो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है उसके लिए क्या होगा वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट का, है कि नहीं। ध्यान दो अगला क्वेश्चन क्या है, देख लो 29 में क्या कहता है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है। सुन लो विद्युत तीव्रता का मात्रक पूछ रहा है, ध्यान दो भाई इंपॉर्टेंट है। ये तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ठीक है। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र इसको बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र का सब मात्रक जानता होगा न्यूटन पर कूलम, है कि नहीं। अब देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही है। देख लो सही कौन है इसमें, जो क्वेश्चन कर रहा है ना इसमें कौन सही है कौन गलत है ना। तो देखो बीच ऑफ द फ्लोइंग करेक्ट फॉर डेंसिटी, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व के लिए कौन, देखो धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है J = I/A। आपका करेक्ट आंसर कौन है भाई, आपका बी आंसर करेक्ट है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। धारा घनत्व एक सदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा, है ना। ये एक सदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है I/A, है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देख लो अब क्वेश्चन नंबर आता है 31 में, निम्नलिखित में से गतिशीलता के लिए कौन सही है, मोबिलिटी के लिए सही कौन है। सुन लो मोबिलिटी के लिए सही कौन होगा भाई, मोबिलिटी के लिए आंसर कौन होगा हमारा, तो मोबिलिटी के लिए सही हो जाएगा VD/E, यानी VD क्या है, अनुगमन वेग बाई विद्युत क्षेत्र, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, सही आंसर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता है कि इसका मात्रक क्या होगा, अगर इसका मात्रक पूछता है भाई, इसका यूनिट पूछता है तब क्या होगा इसका। देख लो अब देखो VD का मात्रक हो जाएगा कितना, VD तो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। और इसका होता है कितना, वोल्ट पर मीटर। तो ये देख लो मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकंड इसका यूनिट आ जाएगा। अगर इसका मात्रक पूछता है ना तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट सेकंड, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो 32 में क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सही है। देख लो 1 वाट जो है ना भाई, 1 वाट, सुनो वाट किसका यूनिट है, पावर का है, शक्ति का है, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T, 1 वाट में हो जाएगा जूल पर सेकंड। देख लो जूल पर सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा ए, है कि नहीं। तो ये 32 का आंसर कौन हो जाएगा, ए आंसर आएगा। देख लो भाई 32 का ए आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है।
अब देखिए 33 में क्या कहता है, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का मान कितना होता है। देखो अगर नीला रंग है भाई, नीला रंग मतलब क्या, आपका ब्लू कलर, ब्लू कलर के लिए क्या वैल्यू होता है कार्बन प्रतिरोध का। देखो कार्बन प्रतिरोध अगर निकालना है उसके लिए एक ट्रिक याद करना है, ठीक है। ट्रिक क्या है भाई, बीबी रॉय, सुनो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ठीक है भाई, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। वाज वेरी गुड वाइफ, ठीक है, देख लो, वेरी गुड वाइफ है ना। इस ट्रिक के आधार पे हमको इसका याद करना है। देख लो, देखो जो आपका कलर कोड शुरू होता है ना वो 0 से शुरू होता है, ठीक है, 0 से शुरू करेंगे भाई। देख लो ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये 6 में आ जाएगा, ठीक है। अब 0 शुरू होता है, लेकिन अब नाम क्या क्या होता है, तो भाई पहला जो लेटर है ना बी है, यानी ब्लैक, बी का मतलब क्या, ब्लैक। इसका पूरा नाम क्या है, बीबी रॉय का पूरा नाम होता है ब्लैक ब्राउन रॉय। क्या नाम है भाई, ब्लैक ब्राउन रॉय, है कि नहीं। तो ये बी का मतलब ब्लैक, बी का मतलब ब्राउन और रॉय, है ना। तो यानी ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू। बता ब्लू में कितना नंबर आया, 6 नंबर आया, तो ब्लू का कितना होगा कार्बन कोड 6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपको याद करना है बिल्कुल ट्रिकी में। अब देखो कोई भी तुमको अगर पूछ देगा तो तुम बना सकते हो, है कि नहीं, कोई भी कलर का पूछ देगा तो तुम बना लोगे, है कि नहीं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, एम्पियर आवर किसका मात्रक है। जो एम्पियर आवर होता है ना बाबू, किसका मात्रक होता है, एम्पियर आवर यानी एम्पियर आवर किसका मात्रक। देख लो एम्पियर आवर यानी देखो एम्पियर सेकंड आवेश का मात्रक था, तो बिल्कुल एम्पियर सेकंड कहिए चाहे मिनट कहिए चाहे आवर कहिए, बात वही है कि नहीं। सेकंड मिनट आवर सब तो वही है, मात्रक तो सबका वही होगा। तो एम्पियर आवर जो है ना आवेश का मात्रक होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, ठीक है। 35 में क्या कहता है, लॉरेंज बल के लिए कौन सही है। देख लो लॉरेंज बल किसके लिए सही है, तो लॉरेंज बल का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, इसको तो हम याद कर लेना, ठीक है। लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। देख लो आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। Q इज इक्वल टू Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है भाई। लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये Q हो जाता है विद्युत क्षेत्र, Q इंटू वी क्रॉस बी चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को लॉरेंज बल कहा जाता है, ठीक है भाई। अब देख लो 36 में क्या कहता है, कहता है 4 डायोप्टर क्षमता का फोकस दूरी, ध्यान दो भाई, क्षमता दिया हुआ 4 डायोप्टर, ठीक है, इसका फोकस दूरी निकालना। देख लो तो पता फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/p हो जाएगा। अब बता 1/p यानी p का मान कितना है, 4 है, इसको डिवाइड करेंगे 0.25 आएगा। सुनो फॉर्मूला मीटर वाला का होता है, मीटर वाला का होता है 1 सुनो मीटर में रहता है तो होता है 1/p, है कि नहीं, और सेंटीमीटर वाला का 100/, हो जाएगा, है कि नहीं, ध्यान दो इसी को याद करना है। तो ये हमारा आंसर मीटर में आ रहा है, देख लो, तो ये हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। चलो आगे, ये ए इसका आंसर हो गया 0.25 मीटर। अब कहता है निम्नलिखित में से किसका बर्न विक्षेपन का फॉर्मूला कौन है। बाबू बर्न विक्षेपन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर बाई म्यू वाई माइनस 1। देख लो ये बर्न विक्षेपन में तो क्या, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो डिस्पर्सिव पावर होता क्या है, सुन लो, तो जो सुनो एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है ना, एंगुलर डिस्पर्सन एक्सट्रीम कलर का, वॉयलेट और रेड कलर का जो एंगुलर डिस्पर्सन होगा, ठीक है, मतलब कोणीय बर्न विक्षेपण लेंगे वॉयलेट और रेड कलर का, है कि नहीं, बैंगनी और लाल कलर का, ठीक है, और बाई में मीन कलर का। देखो मीन कलर कौन होता है, येलो, मीन कलर येलो को बोलते हैं, ठीक है। और ये एंगुलर डिस्पर्सन हो गया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, डिस्पर्सन बाई मीन डेविएशन। तो डिस्पर्सन हो जाता है कितना, यानी बर्न विक्षेपण निकालेंगे, एंगुलर बर्न विक्षेपण, एंगुलर कोणीय बर्न विक्षेपण, तो म्यू वी माइनस म्यू आर बाई इतना, है कि नहीं। अब देख लो 38 में क्या कहता है बाबू, 38 देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो देखो 38 क्वेश्चन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे फंसते हैं हमेशा, है कि नहीं। देख लो यदि कांच के एक लेंस को हवा में फोकस दूरी इतना हो और पानी में इतना हो, तो इफ द फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस इतना एंड एयर एंड बैटरी इतना। देख लो कहता है कांच का एक लेंस था ना, सुनो कांच का एक लेंस था, उसको हम लोग डालते हैं कहाँ, ध्यान दो, उसको हम लोग डाल देते हैं, पहले हवा में था उसके बाद पानी में चला गया, और ये 4 हमारा ऑप्शन है, और आंसर कौन होगा इसका, है कि नहीं। तो भाई देख लो कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान दो, देख लो सबसे पहले हवा में था भाई, तो हम क्या करते हैं ना उसके लिए फोकल लेंथ निकालते हैं 1/fa इज इक्वल टू, सुन लो ध्यान दो इंपॉर्टेंट है, कितना हो जाएगा, देख लो 1/fa इज इक्वल टू क्या होगा बताइए,
इसका जो हम फॉर्मूला अगर बनाएंगे ना बाबू, देख लो, ध्यान दो, सुनोगे क्या कहता है भाई, थोड़ा सा इसको कंसिडर करना है, ठीक है। देख लो, ये आपका हो जाएगा कितना, फार्मूला कितना हो जाएगा इसका, म्यू, सुनो, म्यू एल बाई म्यू एम माइनस वन इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। ये म्यू एल क्या है, लेंस का हो गया अपवर्तनांक, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, और म्यू एम क्या हो गया, मीडियम का हो गया, ठीक है। यहाँ मीडियम कौन है, एयर है ना, मीडियम का काम कौन कर रहा है, एयर कर रहा है। चलो यहाँ पर हम एयर भी लिख सकते हैं, है ना, एयर हो गया, ठीक है। अब देख लो, तो म्यू एल का वैल्यू तो दिया हुआ है भाई, देख लो, लेंस के लिए तो दिया हुआ है अपवर्तनांक 3/2, एयर का तो 1 होता है, ठीक है। तो इसको तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, -1 इंटू कितना, 1/r1 माइनस 1/r2 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब अगर हम वाटर में ले जाते हैं तब निकालेंगे, ठीक है। देखो, लेंस एयर के रेस्पेक्ट में लेंस का निकाल लिए, पहले तो हवा में था, ठीक नहीं, तो हवा में रहेगा तो हवा के रेस्पेक्ट में लेंस का होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद वाटर में ले गए, पानी में ले गए, तो 1/f वाटर का जो वैल्यू आएगा ना, कितना आएगा बताओ, ठीक है। अब वाटर में जब ले जाएंगे ना तब कितना आएगा, देख लो, पहले हवा में था भाई, तो हवा के रेस्पेक्ट में निकालिए लेंस का, ठीक है। अब जब वाटर में जाएगा ना तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देख लो, तो म्यू एल बाई म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, सॉरी, ये आपका जो म्यू एल है ना, तो म्यू एल बाई म्यू डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी वाटर के रेस्पेक्ट में लेंस का निकाल लिए, पहले एयर में था तो एयर के रेस्पेक्ट में निकाले, जिसके रेस्पेक्ट में रहेगा उसको नीचे रखते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर वाटर के रेस्पेक्ट में है, ठीक है, तो इसको नीचे रख रहे हैं। अब -1 हो गया, इंटू 1/r1 माइनस 1 कितना, r2। अब बाबू यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे ना हम लोग, तो म्यू वाटर का वैल्यू कितना आएगा बताओ, यहाँ से अगर म्यू वाटर अगर निकाल, सॉरी 1/f वाटर अगर निकालेंगे हम लोग, तो बताओ कितना आएगा, कैलकुलेशन कीजिए इसका। ये हो जाएगा कितना, म्यू एल का वैल्यू कितना है, 3/2, अब बाई म्यू डब्ल्यू 4/3 है, देख लो दिया हुआ वैल्यू है 4/3, ठीक है, -1 है कि नहीं, और इंटू कितना 1/r1 माइनस 1/r2, क्लियर। अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो ये 1/fa निकल गया, इतना आ गया, 1/f वाटर यानी FW निकल गया, FW इतना आ गया, देखो इसको FW लिख देते हैं, ठीक है, 1/FW आ गया। ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को। ये हमारा इक्वेशन कितना था, फर्स्ट था, और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दोनों को डिवाइड करके देखो वैल्यू निकालता है, कितना वैल्यू आता है देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा कंसिडर करना है, ठीक है भाई। अब देख लो, सुनोगे, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना हम लोग, तो कितना कितना आएगा देख लो। तो डिवाइड करने पर लिखते हैं क्या, फ्रॉम 1 डिवाइड सेकेंड, है कि नहीं। देख लो यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं फ्रॉम 1 डिवाइड सेकेंड, ठीक है, 1/2 से, है कि नहीं। अब देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 1/fa का ना वैल्यू था, तो ये हो जाएगा 1/fa बाई 1/fw। अगर दोनों को डिवाइड करोगे ना तो 1/fa बाई 1/fw हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और बाई में कितना, इसको डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी 9/8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 9/8 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 कितना r2, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया बताओ, 2 LCM लेंगे तो 3 - 2, अब आई यहाँ पे 8 LCM लेंगे, ठीक है भाई। तो 8 LCM लेने पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 9 - 8, ठीक है, 9 - 8 हो जाएगा, ठीक है भाई। देख लो, देखो ये आपका 9 - 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 9 - कितना 8। आप देख लो, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, ये हो जाएगा कितना, देख लो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, देख लो 1/fa बाई 1/fw, fw ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा कितना, fw बाई fa इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख लो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/2 और बाई कितना 1/8, ठीक है। यानी यहाँ से हो जाएगा fw बाई fa इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/1, देख लो यहाँ से कैंसिल हो गया 4 बार में, ठीक है। तो भाई जो हमारा रिजल्ट आ गया ना, ये रिजल्ट आ गया fw इज इक्वल टू 4 इंटू fa, ओके। यानी जब एयर में था ना
तो सुनो वाटर और एयर के रिलेशन क्या है, एफ डब्ल्यू इक्वल टू कितना है 4 इंटू एफ है, देख लो। सो डी इज द करेक्ट आंसर भाई, डी हमारा करेक्ट आंसर है, देख लो ये डी आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर है भाई, देख लो एफ डब्ल्यू का जो मान है ना 4 इंटू एफ ए के बराबर आ गया, ठीक है। मैंने इसे प्रॉपरली सोल्व किया, देखो थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा बाबू, लेकिन अगर तुम एक बार सेट बना लोगे ना तो तुमको उस सेट का एक एक नॉलेज मिल जाएगा, है कि नहीं, एक एक कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। टाइम थोड़ा सा दोगे तो एक एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई, ये आंसर हो गया। हमारा आंसर कौन आ गया, सुन लो आंसर आ गया कौन, डी आंसर आया, ठीक है। तो यहाँ से प्रत्येक बच्चा इसको बना सकता है, ठीक है। 38 हो गया, डी आंसर आ गया 38 का, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, 38 का आंसर कौन आ गया, डी आ गया। चलो ये डी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। अब देख लो, ध्यान दो 39 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता के लिए सही है, लैम्डा, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्कैटरिंग और वेवलेंथ में कौन संबंध सही है भाई, ये पूछ रहा है, ठीक है। देख लो आपको पता है ना कि जो स्कैटरिंग होता है ना, सुन लो स्कैटरिंग जो होता है ना भाई, आई जो होता है ना प्रोपोर्शनल होता है 1/λ के पावर 4 का, ठीक है। यानी लैम्डा बढ़ने से आई घटता है और लैम्डा घटने से आई क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपका लैम्डा होता है रेड कलर का, है ना, सबसे कम किसका होता है वायलेट का, और प्रकीर्णन सबसे किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ, रेड कलर का सबसे कम होगा, वायलेट का ज्यादा हो जाएगा, यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देख लो निम्नलिखित में से, ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश के लिए सही है। आवेश के लिए देखो यही सही है, देख लो -19 कूलम होता है भाई सही, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज, चार्ज के लिए कौन सही है, -19 कूलम, है कि नहीं। अब देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में सोडियम का कार्य फलन कितना होता है। देखो अब जो आंसर है ना बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, 5 से 10 मिनट लगेगा, सब में बिल्कुल अब बन जाएगा। ये मत सोचना कि अभी 30 क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। 30 क्वेश्चन कुछ नहीं, आप सब फार्मूला पुटिंग है, सब आंसर खाली लाना है, ठीक है। अब देख लो इसके लिए आंसर कौन होगा भाई, 2.55 होता है, ठीक है। एक्चुअली में जो कार्य फलन होता है ना, सुन लो जो वर्क फंक्शन होता है ना सोडियम का, वो 2.3 होता है, ठीक है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 2.3 सबसे नियर में, 2.3 के नियर में कौन है बताओ, तो आपका 2.5 ही है, तो यही हमारा आंसर हो गया, है कि नहीं। अब देख लो करा न्यूक्लियस में नाभिकों की न्यूट्रॉन की, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस, तो ये जाएगा A-Z। ए क्या है भाई, द्रव्यमान संख्या है, जेड क्या है परमाणु संख्या, यानी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 42 हो गया, 43 में आ जाइए। 43 में क्या कहता है बाबू, 43 में कह रहा है ना कि भाई कौन संबंध सही है छोटे चुंबक के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर शॉर्ट मैग्नेट। अगर कोई शॉर्ट मैग्नेट है तो उसके लिए कौन संबंध सही है, तो शॉर्ट मैग्नेट के लिए देखो ये सही है, बी अक्षीय जो है ना इक्वेटोरियल का निरक्षीय का दुगना होता है, सुन लो, यानी बी अक्षीय का मान निरक्षीय का दुगना हो जाता है, ठीक है। बी एक्सेल इज इक्वल टू 2 इंटू बी इक्वेटोरियल हो जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहता है भाई, 44 क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुनो 44 क्वेश्चन में कह रहा है ना बाबू, इसमें कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दोलनशील चुंबक के आवर्त काल का व्यंजक क्या होगा, एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट ऑस्किलेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इसके लिए हमारा आंसर होगा कौन, 2π/, इतना, है कि नहीं, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अब आता है 45 में, क्या कहता है 45 में, ध्यान दो 45 क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संबंध चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय सुई के लिए सही है। देख लो ये क्वेश्चन हमने पीछे ही बताया था, ठीक है। इसका आंसर कौन हो जाएगा, n² = BH, n² प्रोपोर्शनल BH आता है, ठीक है। देख लो यही वही क्वेश्चन है इंग्लिश में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक निडल। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक निडल की जो फ्रीक्वेंसी होता है ना वो n² प्रोपोर्शनल BH हो जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 46 में आइए, टेंजेंट लॉ के लिए कौन सही है, ठीक है, टेंजेंट लॉ के लिए सही कौन है। चलो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है, इसको तुम देख लेना अपना, है ना, कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजन में डाल देता है, ठीक है। अब चलो आते हैं 47 में आ जाते हैं, देख लो 47 क्वेश्चन क्या करें बाबू कि अपेक्षित चुंबकशीलता बराबर होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज इक्वल टू, है ना, रिलेटिव परमेबिलिटी किसके बराबर होता है, ठीक है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो होता है ना भाई μ/μ0 के बराबर होता है, ठीक है। म्यू क्या है भाई, तो माध्यम का चुंबकशीलता है, मीडियम का परमेबिलिटी है, और μ0 क्या है, निर्वात का हो गया, हवा का हो गया, है कि नहीं। अब देखिएगा
48 में आते हैं, ध्यान दो 48 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही होगा, देख लो यहाँ पे संबंध कौन सही है, देख लो तो बी का जो वैल्यू होता है ना बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर के बराबर होता है, देख लो ये रिलेशन करेक्ट रिलेशन है। ये आपका हो गया परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया हॉरिजॉन्टल का, हो गया वर्टिकल का, है ना, क्षैतिज का, ऊर्ध्वाधर का हो गया, ठीक है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 49 क्वेश्चन में क्या करा बाबू, 49 में कह रहा है ना, सुनो 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंग के चाल के लिए सही कौन है, देख लो ये आपका C इक्वल टू होता है √1/√μ0 ठीक है। सुन लो ये आपका C जो है ना, यानी C प्रकाश का चाल है, ठीक है, प्रकाश का चाल बराबर होता है 1/√μ0। μ0 क्या है भाई, तो निर्वात का चुंबकशीलता है, और ε0 क्या है, निर्वात का विद्युतशीलता है, ठीक है। ये हो गया वैक्यूम का परमेबिलिटी, ये हो गया वैक्यूम का परमिटिविटी, दोनों में फर्क है कि नहीं। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, सुनो कहता है पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान कितना होता है, देखो पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता होगा -1 टेस्ला, है कि नहीं। देख लो ये इसका आंसर यही होना चाहिए, -1 टेस्ला, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब क्वेश्चन ना आसान क्वेश्चन है, तुम एक बार इसको देख सकते हो खुद से, ठीक है। अब क्या कहता है सुन लो, यानी द वैल्यू ऑफ बी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से बी का वैल्यू कितना होता है, -1 टेस्ला हो गया, है कि नहीं। और देखिएगा धारावाहिक कुंडली का विद्युत चुम्बकीय घूर्ण कितना होता है, विद्युत चुम्बकीय घूर्ण जो होगा ना M = NIA होता है, ठीक है, NIA, ओके। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंट निकालना है करंट कैरिंग कॉइल का, तो उसका NIA फार्मूला हो जाएगा, है कि नहीं, NIA, ठीक है। चलो 52 में आते हैं, गैल्वेनोमीटर के लिए कौन सही है, गैल्वेनोमीटर के लिए रिलेशन कौन सही है, ध्यान दो। तो भाई गैल्वेनोमीटर के लिए जो रिलेशन होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो C/NAB होता है, ठीक है, C/NAB, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा गैल्वेनोमीटर के लिए, है कि नहीं। देखो ये गैल्वेनोमीटर जो है ना मैग्नेट में पढ़ना है, इसको बोलते हैं क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सुनिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है भाई, आदर्श एमीटर जो होता है, जो आइडियल एमीटर है उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है, तो जो आइडियल एमीटर है ना उसके लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ना 0 आना चाहिए। देखो जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा, जितना कम प्रतिरोध रहेगा उतना बेटर है कि नहीं, उतना ज्यादा धारा मिलेगा। आइडियल एमीटर का मतलब, देखो एमीटर का काम क्या है, धारा का माप करना। देखो एक बात और, एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, श्रेणी क्रम में, है कि नहीं, सर्किट में उसको सीरीज में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, ये भी एग्जाम में आता है बार बार। और इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 0, जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा उतना बेटर है, उतना ही ज्यादा अच्छा एमीटर होगा। आदर्श का मतलब होता है अच्छा एमीटर, अच्छा एमीटर कौन है, तो जिसका रेजिस्टेंस 0 है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कहता है बाबू, चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, देख लो चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, सबको याद होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर हो जाता है ना, वेबर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, वेबर इज द करेक्ट आंसर, है कि नहीं। आप देख लो क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 55 में, लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है, लेंज लॉ जो होता है वो किसके, सुनो, लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, किसके कंजर्वेशन पे काम करता है, देख लो। तो लेंज लॉ जो है ना एनर्जी के कंजर्वेशन पे काम करता है, ऊर्जा के संरक्षण पे काम करता है, ठीक है। देखो लेंज लॉ क्या था भाई, फैराडे का जो सेकेंड लॉ था ना उसी को लेंज लॉ कहा जाता है। लेंज लॉ क्या करता है कि जो आपका, सुनो लेंज लॉ का काम क्या है, सुनो, लेंज लॉ जो होता है ना तो वो अपोजिशन बताता है, ठीक है, जो करंट जो किसी सर्किट में जो बहता है ना उसके अपोजिशन के बारे में बात करता है, तो ये एनर्जी पर बेस्ड हो जाएगा, है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात का मान कितना होता है। देखो प्रेरणिक प्रतिघात को हम लोग इंग्लिश में इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सी बराबर होता है 1 कितना ओमेगा, सुनो 1 ओमेगा सी, है कि नहीं। सॉरी प्रेरणिक को एक्सेल बोलते हैं भाई, सॉरी एक्सेल बोलते हैं, तो एक्सेल ओमेगा एल होता है। इसको बोलते हैं क्या, इंडक्टिव। इंडक्टिव यानी क्या, जिसमें इंडक्टेंस रहेगा, जिसमें इंडक्टर रहेगा, ठीक है, जिसमें प्रेरकत्व रहेगा, तो एक्सेल इज इक्वल टू होता है 1 ओमेगा एल होता है। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t इंटू एल, है ना, तो ये हो जाएगा 2π इंटू 1/t का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी होता है इंटू एल, तो 2π इंटू FL, ये हमारा आंसर हो जाएगा 2π इंटू FL, ठीक है। और देखो अगर ये पूछता, ये तो प्रेरणिक था ना, अगर पूछता धारतीय प्रतिघात तो XC बराबर 1 ओमेगा सी हो जाता, है कि नहीं, तो उसके लिए रिजल्ट अलग आ जाता है। ये भी पूछता है धारतीय और प्रेरणिक दोनों पूछता है, धारतीय मतलब क्या, कैपेसिटिव, और ये हो गया इंडक्टिव, है कि नहीं।
अब देखो क्वेश्चन नंबर आते हैं किसमें, 57 में आते हैं। अब कह रहा है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है भाई। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो 1 + d/f। ये d क्या है, स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी है ना, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, उसको कहते हैं क्या, डी बोलते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देख लो, अब क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कहता है, कह रहा है दो लेंस अगर संपर्क में है, पावर ऑफ 2 लेंसेज इन कांटेक्ट। अगर दो लेंस कांटेक्ट में है तो उसका पावर का फॉर्मूला क्या होगा, देख लो। अगर दो लेंस कांटेक्ट में रहेगा तो क्या पावर होगा भाई, तो इसका पावर हो जाएगा कितना, P1 + P2। यानी कांटेक्ट में अगर दो लेंस है ना, उसका पावर कितना हो जाता है, P1 + P2। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखो, इसका आंसर कौन हो जाएगा, P1 + P2 है कि नहीं। देख लो, दिस इज द करेक्ट आंसर, P1 + P2। ठीक है, अब देख लो 59 में क्या करा बाबू, करा है कि म्यूजी का मान दिया हुआ है। ठीक है, म्यूजी दिया हुआ है आपका कितना, 3/2। ठीक है, देख लो म्यूजी का वैल्यू दिया हुआ है और म्यू डब्ल्यू दिया हुआ है। देख लो म्यूजी इज इक्वल टू कितना है, 3/2 है बाबू, और म्यू डब्ल्यू कितना है, देख लो ये इसका वैल्यू जो दिया हुआ है म्यू डब्ल्यू का, ये आपका 4/3 है। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है, म्यू डब्ल्यू जी पूछ रहा है, म्यू जी डब्ल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। आपको अभी हम बताया था कि जो पहले रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो बाद में रहेगा उसको नीचे लिखेंगे, है कि नहीं। तो म्यू जी का मान कितना है, 3/2 और बाई कितना 4/3, यानी यहाँ से हो जाएगा 3/2 गुना 3/4, यानी यहाँ से कितना 9/8 हो जाएगा। ठीक है, 9/8 ऑप्शन में है, देख लो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 9/8 हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कांच के लिए क्रांति कोण का मान क्या होगा। ठीक है, क्रांति कोण पूछ रहा है कांच के लिए, कांच के लिए क्या होगा क्रांति कोण, देख लो। तो कांच के लिए क्रांति कोण जो होता है ना, वो 42 डिग्री होता है। देख लो, देखो ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, हमने एक लड़का से मांगा था, तो देखो उसका भी आंसर सही बनाया हुआ है। देख लो वो जो आंसर मारा है ना, देखो उसका भी 42 है, तो ये भी उसका सही आंसर है, 42 डिग्री नियरली हो जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास इज 42 डिग्री। ठीक है, अब देख लो चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसा होता है, देख लो। तो चुंबकीय तरंग का जो प्रकृति होता है ना, वो अनुप्रस्थ होता है। ठीक है भाई, ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, नेचर ऑफ, सुनो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर तुमसे पूछता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर क्या होगा, इंग्लिश में क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है आपका अनुप्रस्थ, ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो 60 का हो गया भाई, सुन लो। चलो इसका आंसर ये हो जाएगा, है कि नहीं। अब क्या कर रहा है 61 में, क्या कहता है, सुनो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आंसर कौन हो जाएगा, अभी तो हम बताया था, है कि नहीं। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए आंसर आएगा, है कि नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो अब कह रहा है त्रिपार्श्व के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, अपवर्तनांक के लिए फॉर्मूला होता है भाई, प्रिज्म के लिए कह रहा है। ठीक है, प्रिज्म के लिए होता है sin a + Δm sin a/2। ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल्टा एम क्या है, मिनिमम डेविएशन है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको प्रिज्म फॉर्मूला भी कहते हैं। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बार बार किया जाता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देख लो। 62 का आंसर कौन हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, क्या करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, ये आंसर आएगा, है कि नहीं। चलिए आगे 63 में क्या करा बाबू, कि प्रकाशीय पथ बराबर होता है। देख लो प्रकाशीय पथ किसके बराबर होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक गुना पथ की लंबाई के बराबर होता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू, तो ऑप्टिकल पाथ जो होगा ना, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंथ ऑफ पाथ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है। देख लो निर्वात का परावैद्युतांक का मान कितना होता है। ठीक है, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस रहेगा उसका परमिटिविटी क्या होगा। ठीक है, तो फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी होगा ना, वो 8.85 होगा, उसके ऊपर कितना -12 हो जाएगा। ठीक है, सबको याद हो जाएगा ये। और देख लो विद्युत ध्रुव का ऐसा ही मात्रक क्या है भाई, द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसका हो जाए, देख लो इलेक्ट्रिक डायपोल का यूनिट क्या होता है, कूलम मीटर होता है। ठीक है, कूलम, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 12 होता है, याद करो, ये फॉर्मूला तुम पढ़ा भी होगा, है कि नहीं। तो Q का मात्रक कूलम और 12 का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। देखो ये कूलम मीटर है, नॉट सेंटीमीटर, इट इज द कूलम मीटर। ठीक है, ये कूलम मीटर है। ठीक है, अगर तुमसे पूछता है ना कि इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या होगा यूनिट। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी होना चाहिए, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होना चाहिए। चलिए बात वही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत ध्रुव आघूर्ण का भी मात्रक होता है। ठीक है कि नहीं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, कूलम के नियम का सदिश रूप कौन है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी राशि का सदिश रूप निकालना तो हम क्या करते हैं,
एकांक सदिश से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब इसका सदिश रूप पूछ रहा है भाई, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर वेक्टर इंटू इतना हो जाएगा, देख लो, है ना। किसी भी क्वांटिटी को अगर सदिश रूप में चेंज करना है, देख लो, जैसे मान लो कूलम का नियम क्या होता है भाई, F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, सबको पता है कि नहीं। अब देख लो, अब यहाँ से 1 से गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाई आर, है कि नहीं। ये हो जाएगा आपका आर क्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई कितना आर क्यू इंटू कितना आर वेक्टर, है कि नहीं। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर क्यू को लिख सकते हैं, सुन लो, आर वेक्टर का मोड का क्यू, क्योंकि मोड देंगे तो खाली आर ना बचेगा, इंटू आर वेक्टर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ये तो आंसर हमारा हो गया, है कि नहीं। चलो 67 क्या कहता है, किसी चालक की धारता होती है, जो चालक का जो धारता होता है किसके बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C इज इक्वल टू Q/V, यानी फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV, तो C बराबर कितना Q/V हो जाएगा, है कि नहीं। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर जितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 68 में क्या कर रहा है कि आवेशी चालक के लिए ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। देख लो, एनर्जी अगर आवेशी चालक का निकालना रहेगा तो हाफ CV स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी ऑफ क्या करा क्वेश्चन में, एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर हाफ CV स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है, हाफ CV स्क्वायर, है कि नहीं। चलो आगे 69 क्या कहता है कि अगर सुनो, अगर यहाँ पर धारिता दिया रहेगा, ठीक है, देख लो, धारिता समान धारिता C1 के n संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिए जाए तो तुल्य धारिता कितना होगा, ठीक है। इफ n कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट कैपेसिटी, अगर देखो समान धारिता दिया हुआ, ठीक है, और सबका C मान है, सॉरी C1 मान है, और इसको हम जोड़ते हैं कौन चीज में, समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, मतलब पैरेलल में जोड़ रहे हैं। आपको पता है कि पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो सुन लो, C इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस कहाँ तक n तक जाएंगे, है कि नहीं। तो सबका वैल्यू तो C1 है ना, क्योंकि सबका C1 दिया हुआ, देख लो, समान धारिता C1 को जोड़ना है, ठीक है, और n तक जोड़ना है भाई, देख लो। अगर देखो तो इसमें कैसे जोड़ते हैं, सुन लो, ये आपका हो जाएगा C इज इक्वल टू C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C1 कहाँ तक जाएंगे, n तक जाना है, ठीक है। अब देख लो, 2 को जोड़ेंगे तो 2C1, 3 को जोड़ेंगे तो 3C1, n को जोड़ेंगे तो nC1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा nC1। इसलिए अब कह रहा है क्या, C का मान पूछ रहा है, तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nC1 हो जाएगा, है ना, nC1 इज द करेक्ट आंसर। देख लो, अब क्वेश्चन नंबर क्या करा भाई, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 70 में क्या कर रहा है कि वायु के लिए प्रवैधुत सामर्थ्य कितना होता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर, वायु के लिए प्रवैधुत सामर्थ्य का मान कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है वायु के लिए, ठीक है। तो वायु के लिए जो वैल्यू होता है ना बाबू, वो हो जाता है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा 70 क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं तुम सारे सॉल्यूशंस को समझा होगा, ठीक है। देखो, अगर तुम सॉल्यूशन को देखते हो तो तुमको एक क्वेश्चन का नहीं, इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा। एक्चुअली हम लोग इसका आंसर नहीं बता रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखो, आंसर बताने में और सॉल्व करने में फर्क होता है कि नहीं। तो इसको तुम ब्रीफली देखो, और देखो दूर दूर तक अगर कोई आपके कांटेक्ट में कोई बच्चा है, वो अगर बोर्ड का एग्जाम देने वाला, तो वहां तक आप इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना। और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लोग चलो, जय हिंद, जय भारत।